बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। प्रॉफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। 22 अगस्त का वाक़या 7 रोज़ के बाद भी कन्फ्यूजन बरकरार है। मुतज़ाद बयानात हैं, तस्दीक और तरदीद का सिलसिला मुसलसल भी जारी है। मुत्तहिदा पर पाबंदी के हवाले से अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो आपस में तकसीम है। फारूक सत्तार के बयानात को अगर हकीकी समझ भी लिया जाए तो अल्ताफ हुसैन आखिर खामोश क्यों हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जब हम अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के पाकिस्तान के लिए डायरेक्टर मार्क आंद्रे जाते जाते पाकिस्तान की अशराफिया, जालिमाना गठजोड़ और उनकी लूट मार पर बरस पड़े हैं। कहते हैं कि सस्ती लेबर ये लोग पाकिस्तान से हासिल करते हैं, मगर अगर जायदादें खरीदने का वक्त आए तो फिर दुबई और यूरोप और लंदन चले जाते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को सामने रखते हैं वही बात जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में की जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बरस पड़ी। कहा कि अगर करप्शन को फौरी तौर पर ना रोका गया तो रियासत इंतहाई खतरनाक नताइज से दो चार होगी। अब सवाल ये उठता है, अगर पाकिस्तान में तब्दीली की बात करते हैं, क्या वाकई इस तब्दीली की राह में हायल रुकावट अशराफियां हैं? जब हम अपने तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अब आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वजारत खारजा के जो बाबू हैं वो कश्मीर का जो मसला है उसको आलमी बरादरी के सामने उजागर करने में नाकाम हो गए हैं, तो अब अरकान असम्बली ये फरीजा सरअंजाम देने के लिए तैयार है। मगर क्या इनकी नामजदगियां मेरिट के तहत की गई हैं या फिर इन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है? आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। तस्दीक तरदीद का सिलसिला जारी है और तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है। किसी ने अपनी अवामी मुहिम को तेज़ कर दिया है, कोई अपने बयानात पर ही कायम है। आप समझते हैं आखिर होने क्या जा रहा है? मैं समझता हूँ अभी कराची का जो ऊँट है ना, वो अभी अपनी उस करवट पे नहीं बैठा कि हम तजिया करके बता सकें कि यूँ है। अभी फ्लूइड मामला अभी चल रहा है, मगर वहाँ जो ये बहस चल पड़ी है कि जनाब आया MQM को बैन कर देना चाहिए नहीं, जैसे आज अली जैदी साहब ने भी एक फॉर द पीपल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये भेज दी है, पिटीशन भेज दी है कि जनाब आप करें। अब पता नहीं ये अब सियासी लोगों का, ये PTA का एक डिसिप्लिन है कि किस आपने तौर तरीके से या किस कानून से उसमें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप ये अपीलें करते फिर रहे हैं इस तरह के काम के लिए, वो नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लोगों की शायद मुतजाद राय हो, मगर अगर जो फारूक सत्तार ख़ास तौर पे वो उनके पास एक कलीदी रोल है इस वक्त। मेरा ज़ाती ख्याल है, कैन बी इंटायरली रॉन्ग, कि ये जो दूसरा पाक सरजमीन पार्टी है इसके लिए ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ होती हैं ना, उनको बनाना खड़े करना इतना आसान काम नहीं होता, ख़ास तौर पे जमहूरी दौर में। ये जो है ना इस वक्त फारूक सत्तार साहब, ठीक है हम उनकी तकरीरों से तंग आ गए थे वो है, मगर उनका मेरा ख्याल है इसलिए कि अगर वहाँ पे इस वक्त साजिश भी है कि अल्ताफ हुसैन के साथ मिल के वो एक ऐसी ड्रामा रचा रहे हैं, कोई लंदन का लहदा नहीं और पाकिस्तान के, फिर भी मैं समझता हूँ कि उनको ये गुंजाइश देनी चाहिए। वो इसलिए कि अल्ताफ हुसैन का एक हमेशा से तारीख़ी तौर पे एक तरीका रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने उसमें बर्दाश्त नहीं किया कि कोई ज़रा सा भी उठ सके, और ये एक वाहिद आदमी है, ये एक सर्वाइवर हैं जो कि पता नहीं इनकी रबड़ की हड्डियाँ हैं कि ये हर उसमें दौर में ये सर्वाइव करते रहे, अडेप्ट करते रहे हैं, और ये कमाल इनका है। उसके लिए पीछे जाना चाहिए। याद रहे कि इससे पहले जो कोई भी उठा है MQM में ज़रा सा भी लगा कि ये बराबर आ रहा है, इससे पहले अजीम तारिक थे, वो लगता था कि जनाब वो सेकंड इन कमांड थे, ऑलमोस्ट वो बराबर के आदमी थे, वो मार दिए गए। फिर जो है इमरान फारूक जो है वो भी बिल्कुल अल्ताफ हुसैन से दर्जे में कहीं कम नहीं थे, तो वो भी मार दिए गए। फिर खालिद वलीद होते थे, वो भी मार दिए गए। तो जो भी कोई उनके बराबर में ज़रा भी करीब आता, और ये तमाम वो अमवात हैं जिसका इल्ज़ाम MQM पे ही है। ये सारे बड़े ही मशकूक हालात में मारे गए और इस्टेब्लिशमेंट पे इसका इल्ज़ाम नहीं है या किसी और पे नहीं है, ये सारे MQM पे इल्ज़ाम आते हैं कि सवालिया निशान है कि ये किस तरह मारे गए और क्यों मारे गए। बात यह है, जो एक दफ़ा पहले भी हम बात कर चुके थे, कि अल्ताफ हुसैन साहब ने आज का ये जो वाक़या है, वो जो उससे पहले राब्ता कमेटी को जो मार पीटी थी, वो मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था राज साहब, कि उस वक्त जो है तैयारी हो गई थी कि हर 2-4 साल बाद ये जो अल्ताफ भाई करते थे कि जनाब लीडरशिप फारिग कर देने का, उस वक्त फ़ायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को वहाँ से अमेरिका से बुला लिया गया था, हालांकि वो वर्चुअली रिटायर थे फारूक सत्तार को रिप्लेस करने के लिए। और जो इनका मिलिटेंट विंग है, तंजीम जिसे कहते हैं, वो था अनीस खाइकवानी को रिप्लेस करवाने के लिए आमिर खान को ला दिया गया। मगर वो मार जब वहाँ पिटी, याद रहे कि वहाँ को फारूक सत्तार को ज़्यादा मार पिटी थी,
और वो रबड़ के आदमी हैं, उन्होंने मार बर्दाश्त कर ली। अनीस खाकवानी जो हैं, कायम खानी जो हैं, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और वो तरीके से उसके बाद से अलहदा हो गया। मतलब आप कह रहे हैं उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है। अनीस मैं बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये वो रबड़ के आदमी है। इससे ज्यादा कई दफा कपड़े फाड़े गए, इनको मार पिटवाई गई, इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, मगर ये छोड़ के नहीं गए, हर किस्म का तरीका कर लिया। उसके बाद इनकी रिमूवल फिर डिले हो गई कि जनाब एकदम से पार्टी में वो था। अभी फिर जो है अल्ताफ हुसैन साहब, मैंने अगर ये ड्रामा भी है, ये फ्रॉड भी हो रहा है जिस तरह के कमाल मुस्तफा कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इनको गुंजाइश देनी चाहिए, क्योंकि MQM मुहाजिर फैक्टर बहरहाल एक मुहाजिरियत फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है और वो उस तबके के साथ जाएंगे जो लगेगा उनको कि ये हमारे मफादात का ये बेहतर कर सकते हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं होगा। तो फारूक सत्तार साहब को ये हम बहुत जल्दी कर रहे हैं कि जनाब ये बंद करके पार्टियां और बैन कर दिया जाए, ये इतना इससे मसले का हल नहीं होगा। इनको मौका देना चाहिए कि ये प्रूव कर सकें और हाँ अपना कानूनी सिलसिला जो भी करना है आइन कानून के तहत, जिसने पाकिस्तान को गाली गलूच में शामिल, अब जो मर्जी पकड़ें, इलीगल दफ्तर बंद करें, कानूनी तरीके करें, पर इनको मौका देना चाहिए कि ये अपनी पाकिस्तान के एम्बिट में रह के जो करना चाह रहे हैं करें। ठीक है क्लास साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। एक तो आमिर साहब ने जो बात की उस पर जानना चाहूंगी कि आप क्या अपनी राय रखते हैं, लेकिन एक जो मेरे जहन में सवाल है, बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं बकौल आमिर साहब के फारूक सत्तार, लेकिन हमेशा बहुत सारी ऐसी जमातें, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जिनकी जानिब से कहा गया कि इसको बैन कर देना चाहिए, मगर अब इसी पॉइंट पे आकर इन लोगों में आपस में इख्तलाफात भी हो गए हैं कि अब इसको बैन नहीं होना चाहिए। अब वफाकी हुकूमत भी इस चीज़ की पोजीशन में नहीं है, सिंध हुकूमत भी इसके लिए एग्री नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? आमिर साहब वो ये कह रहे थे कि जो मुझे इनकी गुफ्तगू से फील हुआ है जी, जो मतलब बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि मुस्तफा कमाल के पीछे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट है, लिहाजा इस तरह की कोशिशें माजी में भी हुई हैं, कामयाब नहीं, अब भी नहीं होंगी। और क्योंकि ये जो हैं फारूक सत्तार साहब हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो बड़ा रजिस्ट कर रहे हैं और वो बड़े पॉपुलर हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कब MQM ने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट किया है। जनरल मुशर्रफ का जो 8 साल रहा है, इन्होंने डट के, इन्होंने एक ही पाँव पे खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया MQM ने। जनरल मुशर्रफ वाज एस्टेब्लिशमेंट, वो सदर भी था, सुप्रीम कमांडर भी था। अब तो उन्हें बड़ा याद आ रहा है कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। हम तो उस वक्त भी कहते थे जनरल मुशर्रफ के दौर में ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये लोग हमें बैठ के समझाते थे कि आप लोग जो हैं, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग जो वो है आर्मी चीफ है, लिहाजा आपके बेसेज हैं, जो पंजाब के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, या KP के हैं, सिंध के हैं, आपके बेसेज हैं। ये हमने गुफ्तगुएं सुनी हुई हैं। सो जब आपको याद होगा भुट्टी को मारा गया, उस वक्त यही MQM जनरल मुशर्रफ के साथ बैठी थी। जब बलूचिस्तान में डिसअपेरेंस का मसला हुआ, बलोच यूथ को डिसअपेयर किया गया और बड़े इंतहा खौफनाक किस्म की जनरल मुशर्रफ के दौर में कहानियां आई थी कि कैसे मारा जाता है जी। उस वक्त भी MQM को नहीं फील हुआ कि जनाब कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं और कुछ और यहाँ पे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, सन ऑफ द साहेल हैं, उनको मारा जा रहा है और उस चीफ के जरिए मारा जा रहा है जो उनकी अपनी कम्युनिटी से है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बयान एक आध दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उनको सदर के साथ वर्दी में वोट भी डाला इन्होंने यहाँ पे सिंध में और आपके इस्लामाबाद में उनकी हुकूमतों में भी रहे, ताकतवर थे ये पिछले जो इनके दौर था, इन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ पूरे का पूरे मजे उठाए, अपने आप को रिस्टैब्लिश किया, अपने आप को दोबारा रीग्रुप किया, अपनी दोबारा इन्होंने पावर को रिगेन किया। कराची में जो 300 से ज़्यादा पुलिस वाले जो ऑपरेशन में आके हिस्सा लिया था, जिन्होंने 96 के, वो मारे गए। मतलब 8-10 सालों में जो फिगर है कौमी असम्बली में पेश हुआ, मैं डाटा दे सकता हूँ, मेरा नहीं है, सिंध हुकूमत का है, 12-14 हज़ार बंदा मारा गया। पीपल्स पार्टी, जनरल मुशर्रफ और MQM के अलायंस की हुकूमतें थी जब वहाँ पे। सही। उसके बाद जनरल कियानी आके 6 साल वो रहे हैं। जनरल कियानी ने कौन सा इनको तंग किया हुआ जनाब, ये उनके साथ भी खड़े हुए थे, मिले हुए थे, बल्कि बहुत सारे अल्ताफ हुसैन ने तो उनको कहा था कि मार्शल अल्लाह कहें जनाब हम आपके साथ हैं। ये कहाँ से ये जो MQM है कब से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है भाई? ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इन्होंने तो अपने आप को ग्रोम भी किया है, इन्होंने ग्रो भी किया है, फायदे भी उठाए हैं, और इन्होंने जो बाकी थे उनकी ठुकायां भी करवाई हैं। जैसे मैं आपको भुट्टी साहब का बता रहा हूँ। क्यों मासूम है फिर? मैं वैसे अपने आप को थोड़ा सा ठहरे, अभी मैं आपको जरा थोड़ी सी अभी उसमें रहता है। अब मुस्तफा कमाल ने एक पोजीशन ले ली है। मैं जाती तौर पर लोग कुछ भी कहें, मुस्तफा कमाल साहब बुरे आदमी होंगे, अच्छे नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कैसे आदमी है। मैं उनकी फेस पे जा रहा हूँ, जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं। अगर आप फारूक सत्तार की गुफ्तगू पे यकीन कर रहे हैं कि वो बदल गए हैं रातों रात, 20-25 साल बाद उनका ईमान साफ हो गया है, वो अल्ताफ हुसैन से दूर हो गए, तो थोड़ा सा ये बेनिफिट ऑफ द डाउट जनाब मुस्तफा कमाल को भी दे दें कि उनका भी हो सकता है अंदर उनका साफ हो गया हो।
जो बातें मुस्तफा कमाल कह रहा है, कोई आपने, मैंने या बाकी पार्टीज ने या किसी और एंकर ने या एनालिस्ट ने जाके कराची में इलेक्शन नहीं लड़ने, उर्दू स्पीकिंग नहीं लड़ने, उर्दू स्पीकर ही वहीं से आके कोई इलेक्शन जीतेगा। जो मुस्तफा कमाल ने बातें की हैं उनमें कौन सी गलत है? मतलब 14,000 का फिगर तो मैं आपको बता रहा हूँ जो सिंध हुकूमत ने पेश किया था उस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो ह्यूमन राइट्स पे है और कौमी असम्बली में, ये 14,000 बंदा जो मारा गया ये उस वक्त मारे गए हैं जब वहाँ पे MQM की कराची में हुकूमत थी। इनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ अगर जना कियानी इनकी बैग पे खड़े थे, जनरल मुशर्रफ खड़े थे। ये तो जनरल रहील है ना पिछले 2-2.5 साल के साथ आके जिनकी अलाइनमेंट नहीं हुई। बाकी तो 14 साल जो हैं ये तो स्टैब्लिशमेंट के बच्चे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेला है। अल्ताफ हुसैन की कितनी तकरीरें रिकॉर्ड पे हैं कि आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करते रहे, जनरल कियानी से कोई इन्होंने 10 बार किया, किसी भी वक्त मैं कहूँगा अपनी टीम से निकाल के जरा स्क्रीन पे लाएं कि कितनी दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आए टेक ओवर करें, हम आपके साथ हैं, मार्शल के हम आपके साथ हैं। सो मुस्तफा कमाल, मेरी उनके लिए एक छोटा सा मशवरा है जो अगर यूजुअली तौर पर जर्नलिस्ट को नहीं देना चाहिए, लेकिन इन द ग्रेटर इंटरेस्ट जो मेरा फीलिंग है, मुस्तफा कमाल को इस स्टैंड पे रहना चाहिए, चाहे उनकी पार्टी एक सीट ले ना ले। आप कराची के लोगों को एक ऑप्शन रहना चाहिए, उन्हीं के लोग हैं, मुस्तफा कमाल हूँ, अनीस कैम खानी हूँ या उनके साथ वो रजा हरून साहब हूँ, ये उर्दू स्पीकिंग हैं, ये वहीं के हैं, MQM के अंदर रहते हैं। उन्होंने बहरहाल जो हमारी यकदम हमदर्दियाँ हो गई हैं ना इस फरूक सितार के साथ, हम भी अजीब लोग हैं, वैसे मुझे कभी समझ नहीं आई। जब एक्शन, लास्ट की बात, जब एक्शन नहीं हो रहा था MQM पे, मारधार हो रही थी, भत्ते लिए जा रहे थे, बल्दिया टाउन जलाए जा रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, वहां पे टारगेटेड किलिंग अपने राइस पे थी, हमने तोपें गने उठाई हुई थी कि जनाब कराची को ठीक नहीं कर रहे। जब कराची को ठीक करने का मसला शुरू हुआ तो हम सारे के सारे खड़े हो गए, नहीं हमें कानून भी याद आ गए, हमें जमहूरियत भी याद आ गए, हमें इंसानी हकूक भी याद आ गए, हमें फरूक सितार साहब भी एक बड़े बैलेंस आदमी लगना शुरू हो गए कि पाकिस्तानी मीडिया के साथ कोई प्रॉब्लम है। वो हो सकता है कि माजी के बुरे हों, वही कि हम जब एक्शन नहीं हो रहा होता तब भी हम चीख रहे होते, उस वक्त चीख रहे होते। मैं आपको बहुत सारे कॉलम निगारों का कॉलम दिखा सकता हूं जो कराची के हवाले से क्या क्या लिखते हैं। मैं बहुत सारे एनालिस्ट एंकर्स की चीजें दिखा रहा हूं। मैं भी इसका जवाब देना बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आमिर साहब की तरफ जाएंगे और जिस तरह से क्लासेस साहब ने मुस्तफा कमाल के हवाले से बात की, अब ये देखना होगा कि वाकई वो ये सियासी खिलाफ पुर करने की अहलियत रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगे। ब्रेक पर हम आपकी तरफ थे, MQM के हवाले से क्लासेस साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह से अब उनको बड़ा मासूम तरीके से शो किया जा रहा है, और बकौल क्लासेस साहब के बहुत सारे ऐसे कॉलम निकाल रहे हैं जिनके कॉलम्स भी मौजूद हैं जब MQM के हवाले से बात की जाती है। अगर तो अखलाकी लिहाज से देखा जाए तो ना फारूक सत्तार साहब को डिफेंड किया जा सकता है और ना ही दूसरे जो हैं अपने पाक सरजमीन वाले कमाल मुस्तफ़ा साहब को, क्योंकि MQM के माजी के अंदर इतने सारे इन्वॉल्व रहे हुए, उन तमाम इतने एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन के, उसको दोनों का इखलाकी उसमें नहीं आता। मैं तो बात ये कर रहा था और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब ये MQM आई ज़ाहिरा ज़ियाउल हक ने बनाई और उसके बाद सेकंड इनको जो लीज ऑफ लाइफ मिली वो मुशर्रफ के दौर में मिली, और उस दौरान में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतना कुछ इन्होंने कहा सुना हुआ है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्यों इतना ज़्यादा, कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो तकरीर अल्ताफ हुसैन साहब ने की थी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो की थी, उसके बाद वहाँ पे अजीज़ अहमद साहब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब थे, ये हामिद मीर ने भी आज जिक्र किया हुआ है कि मुशर्रफ ने ख़ास तौर पे उस वक्त कहा कि इनके उसके लिए रिसेप्शन दी जाए, और पाकिस्तान हाई कमिश्नर में इस तकरीर के बाद काट रहा हूँ, राय रियाज जो हैं ये प्रेस सेक्रेटरी थे पाकिस्तान के हाई कमीशन में, राय रियाज ने भी ये बात अपने कॉलम में कहीं पे लिखी है कि हमें उसी शाम आया इस्लामाबाद से जनरल मुशर्रफ के दफ्तर से फ़ोन कि जब उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाना भयानक गलती थी, अल्ताफ हुसैन ने कहा, तो यहाँ इस्लामाबाद से जनरल मुशर्रफ की तरफ से आर्डर्स गए पाकिस्तान हाई कमिश्नर को और पूरी एम्बेसी को कि आज उनको बुलाएं और उनकी ज़ियाफत करें, और ज़ियाफत उनके लिए अरेंज की गई थी। मैं इत्तफाकन उन दिनों उसके आगे पीछे इंडिया गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे याद है कि वो इतने अनकंफर्टेबल था वहाँ पे पाकिस्तानी स्टाफ है, मगर ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब के ऑर्डर थे कि इनको लिए एक बड़ी ज़ियाफत की जाए, ज़ियाफत की गई और तमाम लोगों को बुलाया गया, और वो यही बातें करते रहे कि पाकिस्तान का बनना ठीक नहीं था, उस ज़माने में भी कुछ नहीं कहा गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अब एकदम से इतना क्यों, और आपने जो क्वेश्चन किया है कि जनाब और भी लोग बातें करते हैं, मैं समझता हूँ दो फ़र्क है। एक तो ये है कि शायद ये 20-30 साल का एक क्यूमुलेटिव गुस्सा आ जाता है कि आप और मैम रोज़ ये ड्रामा चलता था, रोज़ ये हमें मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे हमारे ऊपर जो जबर था कि ये तकरीरें दिखाई जाएं
और एक वो तसलसल था, उसका एक फाइनली एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है, शायद वो टिपिंग पॉइंट आ गया था। दूसरा एक फ़र्क ये है जो MQM को समझ नहीं आता कि वो जो खर साहब हम आगे भी बात कर चुके हैं, जो खर ने मुर्जा भुट्टो ने या वो चीज़ें की, उस वक्त वो सारे दीवार के साथ लगे हुए थे। वो अक्सर आउट ऑफ पावर तो डेफिनेटली थे और वो कई मुल्क से बाहर भी थे, एग्जाइल में थे। ये तो इस वक्त भी जो है इनके MNA हैं, इनके सेनेटर हैं, इनका मेयर बनने जा रहा है। ये आज भी 14 साल का एक तो पावर वो करवा के आए हैं और अभी भी पावर सेंटर का सर्कल का हिस्सा हैं। तो ये कोई इतने दीवार से लगे हुए नहीं है, अभी भी उस पावर को बचाने के लिए पैंतरे बदले जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ फ़र्क आ जाता है। बात यह है तो मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ, जैसे आपने कहा अक्ल कुल हम भी नहीं, हमारी ओपिनियन हो सकती है जिसको चैलेंज किया जा सकता है, डिस्कार्ड किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट एक नई ओपिनियन आ सकती है। मुझे एक और चीज़ का यहाँ पे मीडिया पे पर्टिकुलरली और अपने जैसे जो हमारे सो कॉल्ड हम दानिश्वर हैं, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है सम टाइम कि जब कराची जल रहा होता है, मार धाड़ हो रही होती है, हमारी राय और होती है कि कराची को कैसे हैंडल किया जाए। हम सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं उस वक्त, जो हो सकता है ठीक हूँ कि कराची को ऐसे 1 2 3 4 5 स्टेप्स ले इनको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जो ही ठीक होने का प्रोसेस होता है, मे भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही हो जो आपके नज़दीक, अगेन वो कहते हैं ना कि जो बहुत बड़ी, मैं आप सख्त लफ्ज़ हो जाएगा मास्टर कहना, जो मास्टर आप खुद पैदा करते हैं उसको कोई और फिर उसको ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे उस दिन वो हम कह रहे थे वो नावल है बहुत बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन, जो उसकी थ्योरी सारी इसी पे बेस करते हैं कि जो चीज़ आप खड़ी करते हैं उसी को फिर वही चीज़ आके आपको खा जाती है। सही। जो आप क्रिएट करने वाला है, उसी क्रिएट करने वाले पे बहुत सारा दबाव आता है। हम लोग पिछले 10-15 साल से कराची के मसले पे यही बात कह रहे थे, और जैसे आपने कहा जब्बर सख्ती, मतलब मीडिया को मजबूर किया गया। अब उसी मीडिया की ठुकाई होना शुरू हो गई है अल्लाह के फजल से, जो मीडिया उनकी घंटों तकरीरें दिखाता था। जो मेरा इसमें बड़ा एक आम सा पॉइंट है कि आपको स्पेस देनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान को कानून पे चलाएं, आइन पे चलाएं, मान लेते हैं आइन कानून सारे हैं आपके ज़रूरी हैं, लेकिन कराची की हद तक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बाज़ आपको सख्त स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान में नहीं लिया, आप लेने पड़ेंगे। जब बलोचिस्तान मुशर्रफ, मैं उसी पे आई विल गो बैक टू द सेम पॉइंट, जब मुशर्रफ हमें समझा रहे थे या एडिटर्स को बुला के, कालम निगारों को बुला के बुकटी को मारना कितना बड़ा ज़रूरी था, नहीं तो बलोचिस्तान खुदा ना खासा हमारे हाथ से निकल जाता। उस वक्त तो ये सारे उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब वही आपको बताया जा रहा है कि कराची में ऑपरेशन करने कितने ज़रूरी हैं, तो हम सारे आगे उसमें खड़े हो गए। ये MQM जो है सबसे बड़ा बर्डन इन्हीं पे है कि आपको उस वक्त आपको स्टैंड लेना चाहिए था। मैं अगेन मुस्तफा कमाल से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ, आप कह रहे थे उस वक्त क्यों नहीं बोले। ये भुट्टो साहब भी तो ये 10 साल रहे इनके साथ, अयूब खान के साथ या सिकंदर मिर्जा के साथ, एक मौका आया वो अलहदा हो गए। नवाज शरीफ जो है वो जनरल जिया की सारी उम्र उनके पीछे खड़े रहे हाथ बांध के, एक मौका आया, अपने आप को डिस्टेंस किया। एक स्टेज आती होती है जहां पे मैं समझता हूँ चाहे एस्टेब्लिशमेंट उनको बैक कर रही है, उनको रेंजर्स कर रही है, उनको कोई एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन इसका जो इन मौक़िफ़ है ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए बेहतर है जो फ़रूक सितार ने सारी मुस्तफा कमाल और उनके साथियों ने लिया हुआ है। ये वे फॉरवर्ड है, ये वे फॉरवर्ड है। इसलिए रीफ्रेज अपना करता हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, पहली बात तो ये कि ये इखलाकी तौर पे मैंने कहा कि मैं ये नहीं मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार को पैमाना इखलाकी पैमाने से नहीं देख रहा, मैं अमली सियासत के पैमाने से देख रहा हूँ कि कराची की सिचुएशन में इस वक्त 5-6 पावर सेंटर्स को आपने सेटिस्फाई करना है। मुस्तफा कमाल सिर्फ एक रेंजर्स के पावर सेंटर को शायद फिलहाल सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, या शायद कोई अवाम के तबके के होंगे जो प्रूव नहीं हुआ। ये जो रबड़ के इंसान हैं जिनका नाम फारूक सत्तार है, ये इस तरह का इनकी लचक है कि ये जो है फेडरल गवर्नमेंट को भी पटा लेते हैं। इन्होंने देखे ना लंदन वालों को भी फिलहाल पटाया हुआ है, इन्होंने जो है नून लीग को भी, इन्होंने सेंटर काफ़ी तकाजे इस वक्त कराची में। बहरहाल मैं खिलाकी उससे बात नहीं कर रहा, अमली सियासत की में प्रैक्टिकली जो है इस वक्त वहाँ पर काफ़ी लोगों का एक फ़र्क, क्योंकि सियासी फिलहाल एक डेमोक्रेसी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो माजी का और आज का फ़र्क ये भी है कि जो अब सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ना, नई नई पार्टियां, ऑफ कोर्स अयूब के दौर में जो है इंजीनियरिंग करके मुस्लिम लीग वो बनाई गई, फिर भुट्टो की जो है वहाँ से जो है ज़ियाउल हक के मुशर्रफ के दौर में जो पार्टियाँ बनी वो आसान होता है। जमहूरी दौर में इस्टेब्लिशमेंट के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल होती है। मुझे ज़्यादा मसाले याद नहीं है कि जमहूरी दौर में हाँ IJI ठीक थी और ज़माने में एजेंसियाँ बहुत एक्टिव थीं।
आजकल की एजेंसियां बेचारी एजेंसियां ही हैं, वो उस तरह की ना उनको गुंजाइश मिलती है, ना वो अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का उस तरह की एक्टिव है, ना इतनी पावरफुल रैगिंग है ये है जो कि वो खड़ा मुर्दा कर सकें। सर मेरा जो है कि जब ये लोग नहीं रिवोल्ट करते, मतलब पीपल्स पार्टी पे इस वक्त बिलावल का और जरदारी का एक धुआंधार किस्म का कब्जा है, किसी को जरूरत भी नहीं होती। एतजाज अहसन साहब बड़े वकील बनते होंगे, बड़ा नाम होगा, भुट्टो साहब की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, एतजाज को इतनी जरूरत नहीं होती कि वो जरदारी की और बिलावल की कैबिनेट से इस्तीफा दे के दिखाए। से ज्यादा वो मिल ही गए, उस पर मिल गए हैं, खत्म हो गए, उसी तरह के हो गए। येट अनदर आसिफ जरदारी सेम क्लब वो। अच्छा, ऐसे आपका ख्याल है नवाज लीग में किसी को जरूरत थी? एक वहां पे MNA जो थे, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, मैं दुआएं करता हूं, असदुर रहमान, कोई एक बंदा तो था, 200-250 पार्लियामेंट्री पार्टीज में बाहर वहां पे डेफ एंड डम बैठे हुए थे। एक बंदे ने जुर्रत की असदुर रहमान, उन्होंने कहा एक्सीलेंसी मुझे बोलने दे, तो नवाज शरीफ ने कहा आप जनाब यहाँ पे बैठ जाए, चुप करके बैठ जाए। उन्होंने कहा मैं स्कूल में नहीं बैठा हुआ। ये जमहूरियत है, ये हमारे जमहूरी कल्चर है। MQM जो ज्यादा दहशत वाली जमात समझी जाती है, चाहे उसमें कुछ लोगों ने आके मेरा ख्याल है बोला है, स्टैंड लिया है, ये जरूरी है कि MQM पे एक दबाव रहे, विद इन देयर ओन पीपल रहे। ये दबाव की खुदा ना खास्ता आप और मैं नहीं डाल रहे, कोई सिंधी बलोच पश्तून सराइकी या आपके पठान वगैरह तो नहीं डाल रहे, ना बलोच डाल रहे हैं। ये उन्हीं के लोग हैं जो उन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर समझते हैं, एटलीस्ट अच्छा या बुरा। जो मेरे ख्याल में अच्छी चीज हुई है मुस्तफा कमाल और उनके साथियों की शक्ल में, ऑप्शन उर्दू स्पीकिंग के पास आ गए, कराची के अवाम के पास एटलीस्ट दे है, उनके पास एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको नवाज लीग में नहीं मिलता, चाहे कुछ भी करते रहे नवाज शरीफ साहब, वो उनके बच्चे कुछ भी करते रहे, उनको एक सवाल नहीं पूछा जा सकता। MQM में एटलीस्ट जो इन्होंने मुस्तफा कमाल और उनके साथियों ने एक प्रेस कायम की है, अब MQM को पूछा जा सकता है, एक दबाव रखा जाता है। कराची के लोगों का है, अगर वो समझेंगे किसी स्टेज पे कि नहीं यार कि ये जो MQM है फरूख सितार साहब वाली है, ये डिलीवर नहीं कर पा रही, हमारे पास एक और ऑप्शन है। लास्टली मैं थोड़ा फरूख सितार साहब पे कह लूं, जो लोग वो कहते हैं ना कि हर बंदे को खुश कर सकता है, वो फिर अंदर से खुद वो दुखी होता है। तो फरूख सितार साहब जो 600 लोगों को रबड़ के इंसान, वो डेली बैठ के टीवी पे वो 600 लोग करके कहा है कि वो रबड़ के इंसान, जो बंदा हर बंदे को खुश रखने की आके अपनी सलाहियत रखता हो, हर एक को कहीं कहीं पे इसको भी दाल दो, इसको दलिया दो, इसको नमक दो, इसको घी दो, तो खुद अंदर से खुश नहीं होता। फरूख सितार साहब ने उनको सुनता रहे तो बड़ी जाती तौर पर बड़ी इज्जत है, लेकिन मेरा ख्याल इतनी बड़ी पार्टी जो है ना, ये फरूख सितार साहब के चलाने के फारूक सितार के बिल्कुल बस की बात नहीं है। ऐसे ही बंदा चाहिए जो कि एक बड़ा आदमी चाहिए ही नहीं, रबड़ का इंसान चाहिए, यानी कि फारूक सितार इनको चाहिए, वो मिल गए थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा डायरेक्टर मार्क आंद्रे जाते जाते पाकिस्तान के अशराफिया को बेनकाब कर गए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान में जो डायरेक्टर थे मार्क आंद्रे, उन्होंने जाते जाते जो अशराफिया उनके हवाले से एक अहम पैगाम दिया, उन्हें बेनकाब कर दिया। करप्शन के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी अशराफिया नहीं होनी चाहिए जो हमारे आम मिलती है। आप और क्लासा साहब अक्सर ये बात करते रहते हैं कि अशराफिया को अपने ज़ाती मफादात को हटाना होगा। तो हमने इसलिए ख़ास तौर पे उनका ये मार्क आंद्रे का इंटरव्यू पिक किया है कि ये वो थीम्स हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के अशराफिया के यहाँ पे गैर मसावी जो निज़ाम है उसमें ये रूलिंग एलीट के किरदार के हवाले से। तो मार्क आंद्रे यहाँ जो अक्सर डिप्लोमेट आते हैं वो सिक्योरिटी का बहाना करके वो अपने डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव से बाहर नहीं निकलते हैं और वो अपने जैसे लोगों से मिलकर चले जाते हैं। ये बड़ी एक्सेप्शन थे कि ये बड़े ही पॉपुलर भी थे यहाँ से और ये बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान सफ़र भी करते थे और बाहर जाके लोगों से मिलते भी थे, डिस्कस भी करते थे। तो उन्होंने बड़ा अपना एक यहाँ पे एक अपना असर छोड़ा है जाने के बाद। और जाने से पहले ये जो इंटरव्यू करके गए हैं, ये हमारे लिए वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना आई ओपनिंग, ये आंखें खोल देने वाला इंटरव्यू है कि सच्चाई बयान करके गए हैं। और उनका लुबे लबाब इंटरव्यू का ये है कि जनाब ये पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो रूलिंग एलीट है, ये जो है ना सिर्फ कि ये सफाक जालिम लालची तो है ही है, ये बेवकूफ़ाना हद तक अपना मफाद भी नहीं देखती कि कुछ ये क्रम्स या हड्डियाँ अवाम तक भेजे ताकि इनका भी निज़ाम चली जाए। ये इतने बेवकूफ़ एलीट है। और उसमें उनका जनाब इस तरह के मुल्क में जहाँ ये फिगर्स हमारे चल रहे होंगे टिकर्स पे कि 40%, 8 करोड़ लोग जहाँ पे गुर्बत की सतह से नीचे हों, ऐसे निज़ाम चल नहीं सकता। ये फटेगा ही फटेगा, किसी तरीके से भी फटेगा। और उसके अंदर बुनियादी कसूर जो है यहाँ की सियासी तबके का है,
पॉलिटिकल एलीट का है कि जिसके अंदर आके उनको सिवाय इसके कि वो अपने ज़ाती मफाद और अपने ख़ानदान के बीवी बहन बच्चों के मफादत के अलावा उनको अवाम के मफाद या मुल्क के मफाद से कोई गर्ज नहीं है। उनका ना कुछ खुदा के लिए, बल्कि अजीब लगता है कि बाहर का आदमी तरले करता हुआ गया कि कुछ अपने मुल्क का भी सोच लें, यहाँ की आवाम का भी सोचें, ये उनका बुनियादी हकूक़ है। और जाते हुए उनके जो अल्फाज हैं वो है कि एक अपार्थीड जो कि साउथ अफ्रीका में काले गोरों के उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती थी, उन्होंने कहा यहाँ सिर्फ अपार्थीड एक है कि इतना गैर मजाफी निज़ाम सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर यह नहीं है कि सिर्फ गरीब अमीर का फ़र्क बढ़ रहा है, यहाँ पे मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में और इंसानी हकूक़ के हवाले से एक अपार्थीड है कि आम आदमी को वो मौक़े ही नहीं मिलते हैं गरीब आदमी को कि वो भी बेचारा ऊपर जा सके। उसमें एक बहुत ही गैर मवाबी निज़ाम है। लास्टली कहा साहब इस पर बोलेंगे। दूसरा वो जो कह के गए हैं कि जनाब ये कि यहाँ पे कोई एक मनसूबा होता है, कोई निज़ाम बनाते हैं कि आप एक कोई हमारा ये UNDP और UNDP के हेड थे, यहाँ पे हमारा काम है कि हम गवर्नमेंटों को सर्व करते हैं, हम गवर्नमेंटों पे डिक्टेट नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे इनका कोई मास्टर प्लान है ही नहीं है। वो पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है, हम भी कहते रहते हैं कि वो एक फ्रेमवर्क बना के गए थे, इक़्तिसादी एक प्लान बना था, अच्छा बुरा जैसा भी था। जो ही हसन इकबाल साहब आए, इन्होंने उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। अब ये 2025 का अपना फ्रेमवर्क बना रहे हैं। किसने देखा है 2025 किसकी हुकूमत होगी और इस बात की क्या श्योरिटी है कि जनाब इनका प्लान अगली हुकूमत डब्बे में नहीं फेंकेगी। और लास्टली लोकल बॉडीज़ में जो हम रोते रहते हैं, उन्होंने कहा जनाब जहाँ पे अवाम की एम्पावरमेंट की बात आती है और उनको थोड़ा सा ताकत में शराकत का ख्याल आता है, वहाँ इन्होंने तमाम सूबों ने मिल के ऐसे कवानीन बनाए हैं लोकल बॉडीज़ के कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि निचले तबकों तक कुछ भी ताकत जाए। सिर्फ हाँ KP की उन्होंने तारीफ़ की है कि उन्होंने एटलीस्ट कवानीन अच्छे बना दिए हैं, कवानीन दिए हैं और पैसे भी दिए हैं। वो लहदा बात है कि हम करते रहते हैं कि उनसे भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मगर कानून की हद तक उनकी नीयत तो ही हद तक वह ठीक है। बाकी इस पे क्लास साहब के लिए दिस टॉपिक इज वेरी डियर टू हिज हार्ट, मैं इनको सुनना चाहूंगा इस पे। क्लास साहब, हमारे पॉलिटिकल एलीट इन लोगों से मिलकर बड़ा फख्र महसूस करती है, इनके साथ बैठ के खाना जरूर पसंद करेगी, इनके साथ एक कंपनी जरूर ज्वाइन करेगी, लेकिन इनकी कही हुई बेहतरीन बातें, अच्छी सोच, उन्हें पिक क्यों नहीं किया जाता? ये तो खैर इस पे हम बात करते रहते हैं, जैसे इन्होंने अपने इसमें बहुत सारी बातें की हैं। मार्क आंद्रे के इस इंटरव्यू को जो मैंने और आमिर ने पढ़ा है और भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, पाकिस्तान में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी मीडिया ने, क्योंकि अगेन हमारा मीडिया साहब ज़रा हुकूमतों से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ऐसी बातें पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए। एक गैर मुल्की कोलंबियन और कनेडियन नेशनैलिटी का बंदा आता है, 4 साल पाकिस्तान में गुजारता है। मैं आपको कह रहा हूँ, जो मेरा व्यू है जी, इससे बेहतर पाकिस्तान का कोई अपना बंदा भी पाकिस्तान के लिए अपना दिल बहर नहीं रख सकता, नहीं रो सकता पाकिस्तान के अफेयर्स पे, जितना मार्क आंद्रे एक गैर मुल्की जो है वो रोके गया है। मतलब है एक यहीं का पला बड़ा, यहीं का सन ऑफ द सैल, वो ये पाकिस्तानियों के लिए इतना दिल में दुख नहीं रख सकता जितना मार्क आंद्रे ने रखा है। और इतना उन्होंने करीब से पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल उस सिस्टम को एक्सपोज किया है, इकोनॉमिक सिस्टम को किया है, जो मारधार यहाँ पे जा रही है उसको किया है। मैं एक बड़े अरसे बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक आउटसाइडर व्यू जो है वो सामने आया है। और UNDP का या कंट्री डायरेक्टर को आम बात नहीं होती। पाकिस्तान दुनिया के चंद मुल्कों में समझा जाता है कि जिन पर फोकस रखती है दुनिया, ये डोनर्स भी रखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी रखते हैं। उन्होंने जो बातें की, हम तो कहते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, हमारा कहा, बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। आमिर साहब के बड़े इनके एलिटिस्ट दोस्त हैं कुछ, हमारा मजाक उड़ाते हैं। उनको ना मैं आमिर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, ये उनको इंटरव्यू पढ़ाएं, उन्हें कहा जी कि ये क्लासरा साहब ने डिक्टेट नहीं करवाया ना, उन्होंने उनको चीज़ें बताई हैं। ये दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और अमेरिका में जो ये फ्लाइट्स लिए जाते हैं या लंदन में लिए जाते हैं, उन्होंने कहा क्या है, सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तानी इलीट इतनी जालिम है, इलीट से मुराद है पॉलिटिकल इलीट, आपके बिजनेसमैन, आपके बाकी दीगर पावरफुल लोग, कि यहाँ से गरीब का खून न छोड़ते हैं, उसकी लेबर सस्ती करा के प्रॉफिट कमाते हैं। बिल्कुल, कि जिसको 10 रुपए देने उसको 2 रुपए देते हैं, बाकी 8 रुपए जेब में रखते हैं। और या इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करते, वो दुबई जाते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अमेरिका खरीदते हैं, लंदन खरीदते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में खरीदते हैं। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यही लोग UNO आते हैं, हमें आके कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में आए और फलां फलां सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। खुद पाकिस्तान से पैसा निकाल रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें यह फरमाया जाता है कि जनाब आप आए और पाकिस्तान में करें। मेरा ख्याल है आंद्रे ने जो बातें की हैं, मुझे याद आ रहा है कि लंदन में एक दफ़ा हुआ था, अभी पिछले दिनों, आपको याद होगा, वहाँ पे कांग्रेस में क्या कहा गया, अमेरिकन में,
उन्होंने जनाब आप कौन से करप्ट लोगों को यहाँ पे फंड कर रहे हैं? ये वहाँ पे आपके ये जो थी हाउस ऑफ कॉमन्स में गुफ्तगू हुई थी कि आप डिफेड जो है DFID वो 1 बिलियन पाउंड पाकिस्तान के सिविल आपको हमारा जो सेक्टर है उसमें दे, सोशो इकोनॉमिक सेक्टर में दे रहे, तलीम में, हेल्थ में, उसमें बहस शुरू हो गई। उन्होंने जनाब इनके हुक्मरान जो हैं, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बाकी जो हों, इनकी जदादें तो इन्होंने यहाँ पे खरीदी हुई हैं, पाकिस्तान से या लंदन में खरीदी हुई है। पाकिस्तान के हुक्मरान इतने अमीर हैं, आप यहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है ब्रिट्स का वो निकाल के पाकिस्तान भेजते हैं। क्यों? ये वहां से लूट मार के वापस ले आते हैं हमारे यहाँ। ये कांग्रेस में ये बात हुई थी, अमेरिकन कांग्रेस में सेनेटर्स ने कहा कि पाकिस्तान जैसे करप्ट मुल्क में आप पैसा भेजते हैं, वहां की लीड खा पी जाती है। अब आंद्रे कह रहा है, और जो बात आमिर ने की है कि आंद्रे मेरा ख्याल है उन मेरा फ्यू लोगों में से है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को विजिट किया है। एक एक हिस्से में, गाँव में जब यहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ होते हैं, वो बलोचिस्तान भी गया है, वो KPK भी गया है, वो सिंध भी गया है, वो आपके बाकी उसमें हाँ फाटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कह के मुझे फाटा से याद आ रहा है। उन्होंने कहा जनाब सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत थी रूरल एरियाज़ पे, पर्टिकुलरली फाटा की बात की है उन्होंने KP की बात की है, बलोचिस्तान की बात की, और कहते हैं हमने सबसे ज़्यादा फंड्स जो हैं इन एरियाज़ में 85% जो है उन्होंने KP और आपका फाटा या कुछ और एरियाज में बलोचिस्तान में की हैं। अगर किसी की तारीफ की है उन्होंने इसमें, जो आमिर बात कह रहे थे, हम इसलिए रिपीट करना चाहते हैं, जिनका क्रेडिट है दें, क्योंकि नवाज शरीफ की तकरीरें सुन के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त लंदन बन चुका है, वाशिंगटन बन चुका है, पेरिस बन चुका है। लेकिन जो आंद्रे ने गुफ्तगू की है, इट एक्सपोजेज नवाज शरीफ एंड हिज क्लेम, जो उन्होंने टीम रखी हुई है, उनको ये इंटरव्यू पढ़ना चाहिए। वो ये कहते हैं कि KP वह सूबा है जहाँ पे उस लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से सीरियस काम हुआ है, कि लाज लाए गए हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें उन्होंने पैसे दिए हैं उनको कि लोकल गवर्नमेंट जो है डिलीवर करें। आपको पंजाब में लोकल गवर्नमेंट नजर आती है, आपको सिंध में नजर आती है। ये जमहूरियत का आके जहाँ पे राग अपलाते हैं, ये एतजाज हसन हमें आके कहानी सुनाएगा, हमें नवाज शरीफ साहब की कहानियाँ सुने, शहबाज शरीफ की सुने, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इट्स ए स्लैप। इतना बड़ा थप्पड़ मार के गए हैं UNDP के डायरेक्टर पाकिस्तान के इस पे सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी पे, हमारे सिविलियन हुक्मरानों पे, ये जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया है कि आप लोग, मतलब है कि इससे मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे। उन्होंने दरमियान में बड़ी और मज़ेदार, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे बड़े बड़े अमीर बड़े बड़े लैंड ओनर्स के बाद मेरे दोस्त थे, मैं गया और वो पानी भी मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बॉन्डेज वर्चुअली अपने वर्कर्स को गुलामी में रखा हुआ है, कुछ उनको नहीं मुआशरे को इन रिटर्न देते हैं। और फिर जो हमारे पास UN में इस तरह के लोग आते हैं और हमारे से मदद मांगते हैं कि हम पानी के लिए या सैनिटेशन के लिए दें, खुद को ही करते हैं। उन्होंने कहा ना दुनिया भर में बिल गेट्स और ये तमाम लोग मुआशरे में दोबारा कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सैयद बाबर अली का जिक्र किया है कि उन जैसे चंद लोग हैं उनका अब जिस तरह के अब फाइनली सियालकोट के लोगों ने कहा कि जनाब इस रियासत और गवर्नमेंट पे नहीं रहा जा सकता, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़े तो करना पड़े, वरना यहाँ पे ना तो हुकूमतें ना रियासत जो है नहीं करती। एक और बात की उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को समझनी चाहिए, ब्रेक ले लें बस एक छोटी सी। उन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, इस तरह मुल्क नहीं चलते होते। फिर मुल्क जो है ना, अब मैं अल्फाज वो कहना नहीं चाह रहा, वो आंखें कि अगर आप ये मुल्क रखना चाहते हैं तो फिर मुल्क इस तरह नहीं चलते होते जैसे आपकी अशराफिया चला रही है। बड़ी सख्त उन्होंने बातें की हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं। अब हम 8 करोड़ जब इस मुल्क में गरीब हो, जिसको सुबह शाम ये फिक्र हो कि हमने खाना क्या, उसको अवाम कहेंगे। वो जैसे आजकल कहते हैं निहारी की प्लेट पे, चावलों की प्लेट पे, दाल की प्लेट पे जो वोट दे दें, भंगड़े डाल रहे हैं कि हाँ जी आप उस पर कर लें, वो बेचारे अवाम क्या कर सकते। 8 करोड़ अवाम आपकी गरीब है। और आंद्रे ने अपना दिल बह रख दिया है ये खोल के। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने आमिर साहब से कहा, मैं जरा चेक करें इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देन इन्होंने जब उसको गूगल करके देखा तो ये लैटिन अमेरिका, ये कोलंबियन इनका निकला। मैं ये है ना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ये मसाइल देखे हैं, इश्यूज अपनी कौमों में देखे हैं। बहरहाल इससे बेहतर कमेंट्री पाकिस्तान के अफेयर्स पे जो उन्होंने की है, उन्होंने इतना कह दिया उन्होंने, मैं आपको अपने ब्रेक पे जाना है, उन्होंने कहा जनाब इस तरह मुल्क चलते नहीं है, फिर मुल्क इस तरह बचते नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानी अशराफ इस मुल्क को चला रही है, लूट रही है और लोगों को गरीब रख रही है, मुल्क ऐसे चलते नहीं है। ये बंदा अब UN में जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत बड़ी सीट पे बैठेगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है यहाँ से हमने लेने तो नहीं है। अभी आप देखेंगे कल इस पर मुज़म्मती बयान आ जाएगा
कि जनाब उनको जुर्रत कैसे हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे गुफ्त करने की। जब अंदरूनी मामलात से ये पैसा लूट के ले जाते हैं, दुबई लंदन में जदादें खरीदते हैं, उस वक्त तो किसी को शर्म नहीं आती। लेकिन आंद्रे का इंटरव्यू पढ़ के आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को आएंगे कि इनको जुर्रत क्यों हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए तैयारियां की गई हैं, किस हद तक अहल अरकान असम्बली इस फरीजे को सरअंजाम देने के लिए चुने गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आलमी सतह पर जो कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए अरकान असम्बली का चुनाव किया गया, कहा जा रहा है कि इस वक्त में बहुत सारे ऐसे शामिल हैं जिनका खारजा अमूर से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। समझते हैं कि इससे कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचेगा या पाकिस्तान को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ ये नहीं कि इनमें से काफ़ी लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहा था, ये एक मजाक है कि आप कश्मीर का एक इशू को इस्तेमाल करके बुनियादी तौर पे इस वक्त जो इनके बैक बेंचर्स हैं, जो नाखुश हैं, जिनको ये है कि जनाब हमें पैसे कम मिल रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के बजाय जो है ना हमें डेवलपमेंट फंड्स मिलने चाहिए, हालांकि काफ़ी आ रहे हैं, ये उनको खुश करने के लिए कश्मीर का एक बहाना किया गया है और ये एक मजाक है 2-3 वजह से। पहली ये कि मैं लिस्ट देख रहा था कि ये अलमदाद लालिका साहब जो है ना ये चाइना में जा रहे हैं, वहाँ उनको समझाएंगे कश्मीर का केस। ये अभी रिसेंटली मेरा ये वो पुलिस के थाने का एक केस चल रहा था, ये वही वाले हैं शायद कि जो है लड़ाइयाँ थाने की, शारिक सिद्दीकी वाले, वो बेचारे पुलिस वाले से कि उसकी जुर्रत कैसे हुई थी, इनके लोगों को रोक लिया था, इस तरह का कुछ केस था। उसके बाद मैं देख रहा था ये मलिक परवेज साहब, वो लाहौर के कब्जों माफिया से नहीं उनको था, राइट ऑफ लोन का भी उनकी बात कर रहे हैं। अब मलिक परवेज साहब जो है ना टर्की में समझाएंगे। उसके बाद ये इस तरह अब्दुल रहमान कांजू साहब वो साउथ अफ्रीका के लोगों को जाके समझाएंगे कि कश्मीर यार अपने हालत जो है साउथ पंजाब की, ये मजाक है वैसे, ये मजाक है कि अब्दुल रहमान कांजू जो साउथ के मसले नहीं हल कर सकते वो साउथ अफ्रीका जाके सारे इसमें कुछ चलो शायद सही समझ आता है, मगर मैंने इवन देखा हम वाशिंगटन में जब मौका मिला कॉरेस्पॉन्डेंट पाकिस्तान के अखबार का बनने का, तो ये जो आ जाते हैं बेचारे फ्री बीज पे जंकेट्स के ऊपर, ये पाकिस्तानी ये पैसे का ज़िया है। जिस तरह पाकिस्तान में कोई अगर गोरा आ जाता है किसी मुल्क से, अपने कितना किसके पास टाइम है कि उसका सुने, और उसके आने से और उसकी एक तकरीर से क्या कोई लोग समझ जाएंगे? या तो ना ये कोई आइंस्टाइन आ रहा हो, कि स्कॉलर आ रहा है कि जनाब ये न्योम चॉम्स्की साहब आ गए हैं, तो जाहिर है कुछ लोग सुनेंगे। अब लालिका के सामने आप देखें ना, या ये अब्दुल रहमान कांजू साहब के सामने इमेजिन करें कि वहाँ की लीड उस मुल्क की बैठी हुई है और यूं करके सुन रही है कि जनाब ओके हम अपना कश्मीर का स्टांस चेंज कर लेंगे। आखिरी बात ये कि जनाब यहाँ पे कश्मीर कमेटी होती है, उसको करोड़ फंड दिए जाते हैं, उसको बंद कर दें यार। अगर उसका वो नहीं है, क्यों उसके ऊपर इतने पैसे हर साल ज़ाया करते हैं? उसके कोई 20 के करीब जो है ना उसका सीनियर स्टाफ है और हज़ारों के टोटल देखें जो एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, 10, 20, 30 बड़ी गाड़ियाँ उनको दी हुई हैं और हर साल बजट में उनको दिया जाता है। डिस्पेंड कर दें यार उसको, फिर इसमें दे दें। एक और मज़े की मैं इसमें बात बताऊँगा आपको। मोस्टली जो नाम है ना जो जा रहे हैं दुनिया को कश्मीर का मसला समझाने, अपने इलाकों के मसाइल तो ये हल करने की पोजीशन ही नहीं है। मोस्टली जनरल मुशर्रफ के साथी हैं, वजीर हैं, इनमें आपने नाम नोट नहीं किए। इजाजुल हक साहब हैं जनाब, उनके बड़े करीबी थे जनरल मुशर्रफ साहब के, याद है राज। अच्छा, इसका खुसरो बुख्तियार साहब हैं जनाब, उनको देख लें। फिर रजा हयात हिराज साहब हैं, अवैस लगारी। अच्छा, फिर मेजर रिटायर तहर इकबाल साहब हैं सर, अवैस लगारी साहब हैं। अच्छा, मुशाहिद हुसैन साहब आपने जैसे कहा, चले जैसे तैसे वो पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे हैं, चले अवैस लगारी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे, थोड़ा सा पढ़ा लिखा मान लेते हैं, पढ़ा लिखा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, अमेरिका के वैसे ग्रेजुएट है। दूसरे मतलब आप मुख्तियार भी चले जूनियर मिनिस्टर रहे हुए हैं, अंग्रेजी बोल लेता है सर। मैं और उस पे आ रहा हूँ कि वो यहाँ पे फॉरेन ऑफिस की जो कमेटी की सरबराह भी हैं अवैस लगारी। सवाल और है, क्या ये इन लोगों की मुलाकातें किन लोगों से होंगी और कौन लोग करवाएंगे? जो फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए एजाज ये चौधरी साहब से, जो यहाँ स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं, अरबों रुपए के हमने इनके प्लाटून वाले स्कैंडल दिए हुए हैं, जो आजकल वो सुना लॉबिंग करके, जो स्कैंडल ज़्यादा आपका फॉरेन सेक्रेटरी है वो आपका वहाँ वाशिंगटन में एम्बेसडर लगने वाला है कुछ दिनों तक, जो पूरी दुनिया में नाकाम तरीन हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। अरबों रुपए हमने पिछले 2 सालों में, मैंने आपको बताया था, 24 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी सफारत खानों पे खर्च किए, इनकी अयाशियों पे, इनके वहाँ पे लिविंग पे, इनकी बच्चों की तालीम पे, इनके मेडिकल के अखराजात पे। 2 सालों में
24 अरब रुपए 2 सालों में खर्च करने के बाद फॉरेन ऑफिस की ये पॉलिसी निकली है कि ये जो 20 ग्लैडिएटर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल ग्लैडिएटर्स जो हैं, ये जाएंगे दुनिया का ज़मीर। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने 20 पार्लियामेंटेरियन मुकर्रर कर दिए, दुनिया का ज़मीर वो झंझोड़ कर रख देंगे और हमें कश्मीर वापस लेके देंगे। 2018 से पहले ये दुकानें बंद करें फॉरेन ऑफिस की, ये एम्बेसडर्स की बंद करें, इनकी मतलब जो इन्होंने बैठ के बिलियंस ऑफ रुपीस ये ले रहे हैं, अगर ये 20 लोग जाएंगे और ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल ब्राइब, ठीक है, बड़ी क्लियरली इनको पॉलिटिकल इनको ब्राइब किया जा रहा है। अब इस पर लंबी बात हो रही है। आज भी मैं उसके स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ रही थी, वो तो खैर डॉक्टर अशफाक हसन ने कहा कि 72 अरब डॉलर का कर्जा हो गया है, बैरूनी कर्जा। वो कह रहे हैं कि आपको 12 अरब डॉलर इन्होंने पिछले 2 सालों में ले लिया इसाक डार साहब ने, 3 सालों में। दूसरी तरफ ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल ग्लैडिएटर, जनरल मुशर्रफ के सारे एक्स, नवाज शरीफ साहब ऐसे तो बड़ी बातें करते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब बिल्कुल मुख्तसर, बिल्कुल ऐसी है कि नेस्डैक के ऊपर पाकिस्तानियों ने सुना जी वहां पे पाकिस्तान का नाम आ गया है। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्शन नहीं जीतना, सिर्फ एक दिन हमें एक्सरसाइज कर लेनी। असदुर्रहमान जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की शान में गुस्ताखी की थी, तो असदुर्रहमान का नाम नहीं डाला, शामिल किया भी नहीं जाएगा। जो जितनी खुशामद ज्यादा करेगा उसको बेनिफिट, और इनमें से मोस्टली लोग कभी कौमी असेंबली में बोले भी नहीं। असदुर्रहमान ना बनने के लिए ये रिश्वत दी जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।